क्यों एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। ऑडिट का मौसम आ चुका है, ऑडिट के ड्यू डेट्स हमको पता है। और क्यों लेट करें, क्योंकि हम लोग कौन से साल की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात कर रहे हैं। उसमें ऑडिट में क्या क्या चीजें कवर करनी चाहिए ये मैं प्रैक्टिशनर लोगों के लिए भी बता रहा हूँ, अकाउंटेंट लोगों के लिए बता रहा हूँ, जो भी एडवोकेट्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ, सीए सीएस और जो बिजनेस के ओनर है वो खुद भी चेक करिए कि कोई भी गलती छूटे नहीं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है, राइट। तो मैं आप लोगों के लिए ये प्रेजेंट कर रहा हूं। इसके अलावा मैं लिंक भी आप लोगों को शेयर करने वाला हूं जिससे कि आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं इसको, राइट। तो सबसे पहले देखिए कि नेम ऑफ क्लाइंट, अगर प्रैक्टिशनर है तो नेम ऑफ क्लाइंट लिख लीजिए। अगर आप खुद आपकी कंपनी के लिए कर रहे हैं तो आप अपनी कंपनी का नाम लिख लीजिए। ऑडिट पीरियड यहां पर लिख दीजिए 2020-21, फॉर एग्जांपल 2020-21 यहां पे हम लोग लिख देते हैं। अब चेकिंग क्या क्या चीजें करनी रहती है, चाहे ऑडिटर हो चाहे आप कंपनी हो, खुद भी आप तैयारी करके रख सकते हो ताकि दूसरों को कम काम करना पड़े। और एक चीज याद रखिएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट, ये ऑलरेडी डिक्लेरेशन में कहा जाता है ऑडिट रिपोर्ट के। इसका मतलब ये कि बुक्स ऑफ अकाउंट आपने बनवाई होगी लेकिन उसको क्रॉस चेक जरूर करा लीजिए। कैसे चेक होगा, कैश बुक को चेक करवाइए, ओपनिंग बैलेंस, पिछले बैलेंस शीट में कैश का जो बैलेंस था क्लोजिंग, वही इस बार का ओपनिंग होना चाहिए। कैश बुक के साथ में बैंक की एंट्रीज जो आई हैं वो चेक करा लीजिए हेड वाइज। पेमेंट और रिसिप्ट, जितने भी पैसे आए और गए उसकी कंप्लीट एंट्रीज को चेक करना रहता है। वैसे ही बैंक बुक का भी चेक कराइए, ओपनिंग बैलेंस पिछले बैलेंस शीट से, मतलब पिछले बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस रहा होगा फाइनेंशियल ईयर 1920 में, 31 मार्च 2020 में क्लोजिंग बैलेंस होगा जो आपके लिए ओपनिंग बैलेंस है, वो ले लीजिए। वाउचर के साथ में पूरी एंट्रीज करिए। लिस्ट ऑफ बैंक अकाउंट क्लाइंट के लेटर हेड में लीजिए कि कितने बैंक अकाउंट आपके हैं, और अगर आप खुद कंपनी है तो कहीं पर नोट करिए कि इतने बैंक अकाउंट हमारे हैं। इस क्यों करना है, आप अपने लेटर हेड में इसको नोट करिए ताकि कोई अकाउंट छूट ना जाए। एक बार क्या हुआ, एक क्लाइंट का अकाउंट छूट गया जिसमें 4 करोड़ के ट्रांजेक्शन थे और उसके ऊपर में लगभग 1.25 करोड़ का उनके ऊपर में पेनल्टी आ गया। पेनल्टी इन द सेंस लेट फीस पेनल्टी, जो ब्याज है और मेन टैक्स अमाउंट सब मिला के 1.25 करोड़ आ गया। वो भी 1.25 करोड़ सिर्फ इतना इसलिए आया क्योंकि वो सिर्फ 2 साल में पकड़ में आ गया था। अगर वो 4-5 साल में आता तो 4 करोड़ था तो 4 करोड़ ही आता। वो मैंने कैसे क्या किया वो मैं किसी को बता नहीं सकता, लेकिन ये परेशानी ना आए, बैंक अकाउंट पूरा चेक करिए, उसके सारे की एंट्रीज आपने डाली ये भी देख लीजिए, राइट। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस बैंक का जो है आपके बैंक के हिसाब से और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से डिफर कर सकता है। क्यों, क्योंकि आपने कुछ चेक दिया होगा, वो चेक अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। आपको कोई चेक मिला होगा जो आपने बैंक में डाला लेकिन वो 31 मार्च को नहीं क्रेडिट हुआ, बाद में हुआ होगा। और बैंक चार्जेस वगैरह होंगे जिसका डिफरेंस होगा, तो वो सारी चीजों को आपको रिकंसाइल करके रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बैंक वाइज बनाकर रखना चाहिए, चेक करना चाहिए। सेल्स रजिस्टर को चेक करिए सारे सेल्स इनवॉइस के साथ में और रजिस्टर के साथ में। जीएसटी इनपुट और आउटपुट का एंट्री चेक करिए। परचेज रजिस्टर को चेक करिए परचेज बिल और रजिस्टर के साथ में। अगर ईपीएफ और ईएसआईसी आपके लिए एप्लीकेबल है तो उसका चालान चेक करिए, उसका रिटर्न चेक करिए, उसका शेड्यूल बनाना पड़ेगा। अगर टैक्स ऑडिट है तो टैक्स ऑडिट में ईपीएफ और ईएसआईसी का शेड्यूल भी लगता है। टैक्स ऑडिट नहीं भी है तब भी ये सारे काम करने हैं। तो ये जो पूरा बनाया हुआ वीडियो ये केवल टैक्स ऑडिट के लिए नहीं है, सबके लिए, राइट। टीडीएस का चालान आपको चेक करना पड़ेगा, टीडीएस रिटर्न चेक करना पड़ेगा, और ये सारी चीजों में के अगेंस्ट में जो अकाउंटिंग एंट्री है उसको भी आपको देखना पड़ेगा। और टीडीएस चालान के साथ में 26 एएस भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 26 एएस भी आपको चेक करना है कि 26 एएस से करस्पॉन्ड कर रहेगा। टीडीएस तो आपने दूसरे का काटा होगा और आपका जो कटा है उसको भी वेरीफाई करना है। चेक एडवांस टैक्सेस एंड अदर टैक्सेस, ये अदर टैक्सेस में आप टीडीएस आपका जो है कंपनी का, कंपनी या जो कंसर्न है, ये टीडीएस अवर डिडक्शन ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अवर डिडक्शन जो हुआ और जो टीडीएस के हिसाब से जो टर्नओवर है वो भी आप जरूर चेक कर लीजिए। और इसके अलावा चेकिंग एंड टेकिंग कॉपी ऑफ, क्या क्या चीजों की कॉपी लोगे आप, जीएसटी रिटर्न का मंथली एक्नॉलेजमेंट लोगे, और ये मंथली एक्नॉलेजमेंट जो आप ले रहे हो उससे टर्नओवर को वेरीफाई भी आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। हर क्वार्टर का कैलकुलेशन का चार्ट आप जरूर लीजिए, अगर आप खुद करते हो तो फिर वो चार्ट अपने सामने रखिए। ऑडिट के समय ये सारी चीजें एक जगह पे होनी चाहिए जो मैं बता रहा हूं, ताकि ऑडिटर भी खुश हो जाए। अगर ऑडिटर खुद काम कर रहा है इसी लिस्ट के हिसाब से काम करेगा तो उसका 99.99% काम हो जाएगा। लिस्ट ऑफ डेटर्स को साइन कराइए मालिक के साथ में, और अगर आप खुद मालिक हो खुद लिस्ट ऑफ डेटर को चेक कराइए, वेरीफाई कराइए अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट से। उसके बाद अगर आप भी एक बार एक नजर जरूर डाल दो और डाल के चेक, ये ऑडिट की बात हो रही है ना, मैं रूटीन काम करने नहीं बोल रहा हूँ, तो उसमें एक नजर जरूर डालो। और डालने के बाद में आप क्या करो, उसको देखो कि कोई ऐसा पार्टी तो नहीं है जो वहां पे नहीं होना चाहिए था, उसको गोला करिए, उसको रेड लाइन करिए और उसको
चेक करने के लिए बोलिए, राइट। वैसे लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, जितने लोगों को पैसे देने हैं, एक आध एक्स्ट्रा नाम तो नहीं आ गया जिनसे अपने माल लिया ही नहीं है, या फिर जिसका सेटलमेंट आप कर चुके हो। कई बार कच्चा पक्के का हिसाब रहता है, तो उसको भी देख लीजिए कैसे दिखाना है, पार्टी के साथ में क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, राइट। और अनसिक्योर्ड लोन का अच्छा, लिस्ट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी साइन कराना पड़ेगा हम लोग को। लिस्ट ऑफ अनसिक्योर्ड लोन्स, ये भी आपको कराना है। बैंक स्टेटमेंट, जो लोन स्टेटमेंट है लास्ट पेज, वो आपको रखना पड़ेगा। वैसे तो अकाउंटिंग पूरी होगी, लेकिन उसके बाद भी रखना पड़ेगा। इनकम टैक्स का चालान और अदर टैक्सेस का सारे चालान होने चाहिए। टैली डेटा जो कंपनी का है वो किसी न किसी ईमेल आईडी में जरूर डाल दीजिए। अगर आप ऑडिटर हो तो आप अपने ईमेल पे मंगा लीजिए, और अगर आप मालिक हो तो भी एक आईडी से दूसरे आईडी में डालिए जो टैली डेटा फाइनल हो, राइट। और प्रोविजंस का चेक करना है, जो साल के आखिरी में खर्चे डालते हैं उसका चेकिंग करना है। एक्सपेंसेस ऑफ मार्च पेड या पेबल आफ्टर मार्च अगर पेबल पेड या पेबल है तो उसका एग्जैक्ट अमाउंट वो जरूर देख लीजिए, क्योंकि मार्च के बाद उतना ही अमाउंट का पेमेंट होना चाहिए ताकि पेबल क्लियर हो जाए। ये सैलरी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, या कोई भी मंथली एक्सपेंसेस जिसका पेमेंट नहीं हुआ होगा। अदर मैटर्स ऑफ ऑडिट में क्या क्या चीजें, पावर ऑफ अटॉर्नी लेने की जरूरत है, हमेशा लीजिए कि भैया क्या क्या चीजों का पावर ऑफ अटॉर्नी है आपके पास में, राइट। इसके अलावा अपॉइंटमेंट लेटर ऑडिट के लिए आपको लेना पड़ेगा। कैश और बैंक बैलेंस का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अदर ऑल अदर सर्टिफिकेट्स, ये बहुत सारे सर्टिफिकेट्स की जरूरत रहती है। वो कौन कौन सी है? ये सर्टिफिकेट रहता है कैश और बैंक बैलेंस का सर्टिफिकेट, और जो जो ट्रांजेक्शन ऐसे लग रहे हैं जिसमें एक्सप्लेनेशन मैनेजमेंट से चाहिए रहता है, तो ये ऑल अदर सर्टिफिकेट में मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन सर्टिफिकेट अलग अलग चीजों का हो सकता है, उसको भी यहाँ पर जरूर डालिएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ डाउट है तो फिर आप कमेंट में डालिएगा और पूछ सकते हो आप कि सर इस टाइप का सर्टिफिकेट ले सकते हैं क्या। मैं आपको, हमारी टीम या मैं रिप्लाई जरूर करेंगे कि ऐसी सर्टिफिकेट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। अगर ये 10 चीजें अगर आपने कर ली तो आप मैक्सिमम एरियाज आप कवर कर ले रहे हैं। इसके अलावा एडजस्टमेंट वाला जो पार्ट है, हाँ, ये एक्सपर्टाइज है हमारे जितने भी कंसल्टेंट हैं, सीए हैं, हमारा है, ताकि हम लोग गाइड कर पाए। और ये जो ऑडिट रिपोर्ट है इसको बैंक फाइनेंस से भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करके आप लोग आगे बढ़ सकते हो। ये ऑडिट बिल्कुल भी कहीं से मजाक नहीं है, इसको सीरियसली करिए और आगे बढ़िए। आप लोगों को जो जो डाउट है ऑडिट से रिलेटेड जरूर आप कमेंट करिएगा। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहिएगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।